हाँ बच्चों, कहां तक हुआ था? ओके, चलिए। नेक्स्ट स्टेप, रिमूवल ऑफ प्राइमर। सिक्स स्टेप, रिमूवल ऑफ प्राइमर एक बात बताओ सारे बच्चे, प्राइमर का काम क्या था? डीएनए पॉलीमरेज को काम स्टार्ट करने के लिए ओएच अवेल करवाना। क्या डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम करना शुरू कर दिया क्या? अब प्राइमर का कोई काम है या नहीं है? तो प्राइमर को रखना पड़ेगा या प्राइमर को हटाना पड़ेगा? क्यों हटाना पड़ेगा? कारण क्या है? ये प्राइमर जो है वो डीएनए के आरएनए, इसका मतलब इसमें राइबोज शुगर है या डीऑक्सी राइबोज है, थाइमिन है या यूरासिल है? तो प्राइमर को हटाना, हम ना इतने से पार्ट का ना मॉलिक्यूलर इवेंट ले लेते हैं, है ना, छोटे से पार्ट का। ये जो ऊपर है ये तो हमारा ब्लैक पार्ट क्या है? टेम्पलेट। क्या है? टेम्पलेट का सीक्वेंस अपन मान लेते हैं GATC GATC। इस टेम्पलेट पर पहले क्या बना? प्राइमर GAUC। ये जो रेड कलर में बनाया है ये हमारा डीएनए या प्राइमर है? और फिर हमारा नया स्टैंड बनना शुरू हो गया GATC। कौन सी डायरेक्शन में बना? 5' से 5' से। ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये रेड कलर में क्या है? प्राइमर। क्या है? डीएनए या आरएनए? राइबोज या डीऑक्सी राइबोज? थाइमिन या यूरासिल? तो प्राइमर को रखना पड़ेगा या प्राइमर को हटाना पड़ेगा? अगर प्राइमर को हटाना ही है तो फिर प्राइमर को बनाया ही क्यों था? वेरी गुड, केवल इनिशिएशन के लिए। बिल्कुल सही जवाब, केवल। क्या इनिशिएशन हो चुका है? अब प्राइमर का कोई काम। अब प्राइमर को कौन हटाएगा? प्राइमर को हटाएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन हटाएगा? ये यार अपना पॉलीमरेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, कौन सा एंजाइम? इसका नाम तो पॉलीमरेज है, नाम। इसके पास दो एक्टिविटी है, इसके पास दो एक्टिविटी है, इसके पास दो साइट है। इसके पास एक साइट तो है न्यूक्लियेज। क्या है? एक साइट तो, और दूसरी साइट है पॉलीमरेज। हाँ लाला, कितनी साइट है इसके पास? कौन कौन सी? न्यूक्लियेज एक्टिविटी से क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा या हटाएगा? और पॉलीमरेज से, न्यूक्लियस से, पॉलीमरेज से। अब भी इसको क्या करना है? न्यूक्लियोटाइड को हटाना है या जोड़ना है? तो क्या दिखाएगा? न्यूक्लियस या एंडो न्यूक्लियस या पॉलीमरेज? कैसी एक्टिविटी? तो अब ये 5' एंड पर आकर जुड़ेगा। कौन से एंड पर आकर जुड़ा? इसका मतलब कहां जुड़ा? एंड में या बीच में? तो बोलो एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस? कौन से एंड पर आकर जुड़ा? 5' से क्या किया? जी को हटा दिया, जी को, फिर ए को, फिर यू को, फिर सी को। क्या किया इसने? प्राइमर को रखा या प्राइमर को हटा दिया?
ये हमारा टेम्पलेट था GATC और इस टेम्पलेट पर अब ये बच गया हमारे पास CTAG। क्या बच गया अब हमारे पास? प्राइमर को रख लिया या प्राइमर को हटा दिया? कौन हटाएगा? डीएनए पॉलीमरेज हटाने के लिए कैसी एक्टिविटी दिखाएगा? पॉलीमरेज या न्यूक्लियस? कौन सी न्यूक्लियस? एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस? और कौन सी डायरेक्शन में? कौन से एंड पर आकर जुड़ा? किस तरफ बढ़ा? कहां जाकर जुड़ा? किस तरफ बढ़ा? जब हमने प्राइमर को हटा दिया, जब हमने प्राइमर को हटा दिया, तो क्या प्राइमर को हटाने से, क्या प्राइमर को हटाने से एक गैप बन गया या नहीं बना? क्या बन गया? क्या इस गैप को भरना पड़ेगा? अगर ना भरे तो बनने वाले डीएनए की लंबाई कम हो जाएगी। बनने वाले डीएनए की लंबाई एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो एक टाइम अगर डीएनए खत्म हो जाएगा। डीएनए, अब देखो यार, प्राइमर को बनाना भी जरूरी था, तो प्राइमर को अब हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? अब गैप को, तो गैप को भरने का काम, गैप को भरने का काम भी कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन करेगा? ये दोनों काम, ये दोनों काम डीएनए पॉलीमरेज 1 एक साथ करता है। कौन से एंड पर आकर जुड़ा? ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है? ये राइबोन्यूक्लियोटाइड को हटाएगा। क्या करेगा? और डीऑक्सी को लाके हटाने के लिए, जोड़ने के लिए, हटाने के लिए, जोड़ने के लिए, हटाने के लिए, जोड़ने के लिए। आई बात समझ में? ये दोनों काम डीएनए पॉलीमरेज 1 एक साथ करेगा। दोनों काम एक साथ करेगा, दोनों काम। ये हमारा टेम्पलेट था, क्या सीक्वेंस था? GATC, GATC, डन। टेम्पलेट के साथ ये पहले से जुड़ा हुआ था CTAG, और इस गैप को भी भर दिया गया GATC। सही है ना बच्चे? हाँ, यू आएगा। ये यू कौन था? नहीं, चलिए, आई बात समझ में? पहले क्या किया इसने? प्राइमर को हटाया तो क्या जनरेट हुआ? अब गैप को, प्राइमर को कौन हटाएगा? गैप को कौन भरेगा? गैप को भरने के लिए, गैप को भरने के लिए अब ये क्या दिखाएगा? पॉलीमरेज एक्टिविटी या न्यूक्लियस एक्टिविटी? प्राइमर को हटाने के लिए और गैप को भरने के लिए। तो अभी मैंने क्या बताया? पॉलीमरेज एंजाइम में कितनी साइट है? वन इज द, अदर इज द। न्यूक्लियस साइड से क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को, और पॉलीमरेज से, न्यूक्लियस से, पॉलीमरेज से, ये दोनों काम एक साथ चलेंगे। ये दोनों काम, राइबो न्यूक्लियोटाइड को हटाता जाएगा, राइबो को, और डीऑक्सी को, राइबो को, डीऑक्सी को। क्या अब गैप को भर दिया गया? क्या अब गैप को भर दिया गया? क्या अब लाला ध्यान से देखना सारे बच्चे, गैप को तो भर दिया, गैप को तो, अब इन दोनों एंड को जोड़ना पड़ेगा। यहां अब पॉलीमरेज काम कौन काम करेगा? वेरी गुड, कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? तो फाइनली हमारा लास्ट स्टेप आएगा ज्वाइनिंग एंड। ज्वाइनिंग एंड को कौन जोड़ेगा? और लाइगेज को काम करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? अगर मैं एंड को जोड़ दूं, अगर मैं एंड को जोड़ दूं तो क्या मेरे पास एक पूरा का पूरा नया स्टैंड बन जाएगा? नहीं बनेगा। देखो, ये क्या था हमारा टेम्पलेट? सीक्वेंस क्या थी? GATC, GATC, डन। ये गैप पहले था ना, अब इन दोनों को जोड़ दिया गया, तो क्या गया?
टी ए जी, सी टी ए जी। तो क्या अब हमारे पास पूरा स्टैंड बन गया या नहीं बना? अब लो कोई डाउट? पहले 3 स्टेप छोड़ दो। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए, सिंगल स्टैंड को स्टेबल बना दिया और सुपर कोइलिंग को, बाकी 5 स्टेप 30 सेकंड में खत्म करने। प्राइमर आया, पॉलीमरेज ने काम शुरू किया, प्राइमर हटाया, गैप भरा, एंड को जोड़ा। पहले कौन आया? प्राइमर आती डीएनए पॉलीमरेज ने काम शुरू कर दिया। अब प्राइमर का कोई काम, प्राइमर को, गैप को, एंड को, प्राइमर को, गैप को, एंड को, प्राइमर को कौन हटाएगा? प्राइमर को हटाने से क्या क्रिएट हो गया? गैप को कौन भरेगा? गैप को भर दिया, लेकिन गैप को भरने में और एंड को जोड़ने में अंतर आएगा। हमने गैप को भरा, एंड को जोड़ा, तो एंड को जोड़ने के लिए कौन आएगा? कौन आएगा? हाँ, 6 स्टेप बोलो। फिर क्या लिखा? रिमूवल ऑफ, आगे लिखो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। रिमूवल ऑफ प्राइमर के आगे लिखो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ब्रैकेट में 5-3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5-3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। सेवंथ लिखो फिलिंग द गैप, फिलिंग द गैप। लिखो इसमें आगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ब्रैकेट में 5-3' पॉलीमरेज एक्टिविटी। लास्ट लिखो ज्वाइनिंग एंड ओब्लिक करके ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ज्वाइनिंग एंड ऑब्लिक करके ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इसमें लिख दो लाइगेज, और लाइगेज के ब्रैकेट में एटीपी। ठीक है, डायग्राम बनाने बनाने बनाओ बनाओ बनाओ। क्या मतलब 5-3 का मतलब क्या है? हम्म, तो तू बड़ा लगा ले। हम्म,
जोर से बोल, नहीं सुन रहा। न्यूक्लियस और पॉलीमर नहीं, पॉलीमरेज। उसको आवाज मार देते, बोल देते हैं ना। क्या करते हैं वहां पे ना, अब हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाद में निकल के सामने आया कि ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, बोर्ड पर छोड़ देंगे सारा काम, इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने अपने पास न्यूक्लियस एक्टिविटी क्यों रखी? नहीं मैं बोलूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि डीएनए पॉलीमरेज ने अपने पास न्यूक्लियस एक्टिविटी क्यों रखी। नाम क्या है इसका? पॉलीमरेज। नाम क्या है? तो दिमाग में पहली चीज तो क्या आती है, इसके पास पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होनी चाहिए, तो फिर इसने न्यूक्लियस एक्टिविटी क्यों रखी? एक छोटा सा अपना एग्जांपल लेते हैं ना, अपन अपने सिस्टम में लैपटॉप पे काम करते हैं ना, तो लैपटॉप में तो हमें टाइप करना है, लैपटॉप तो में, तो फिर उसने कीबोर्ड में डिलीट या फिर बैक स्पेस का बटन क्यों रखा है? समझो कुछ बच्चों ने बात, आई बात समझ में? अगर वो डिलीट या बैक स्पेस का बटन नहीं होता और आपसे कोई एरर हो जाती, तो आपके पास उस एरर को सुधारने का मौका होता या नहीं होता? कुछ दिमाग दिमाग में पिंच हुई कोई बात? इज दैट क्लियर? क्यों रखी है न्यूक्लियस एक्टिविटी? क्यों रखी है न्यूक्लियस एक्टिविटी? यार अगर एक पेरेंटल स्टैंड पे नया स्टैंड बन रहा है, अगर एक पेरेंटल स्टैंड पे नया स्टैंड बन रहा है तो कॉपी मैकेनिज्म ही ना है, तो क्या इस कॉपी मैकेनिज्म में एरर का चांस नहीं रहेगा? आपको मैंने एक आर्टिकल दिया, आपको एक आर्टिकल दिया, पूरा पेज दिया, आपको बोला घर पे जाके इस पेज को पूरा टाइप करके लाना है। आपने खूब ध्यान से काम किया, खूब ध्यान से काम किया, आपने काम करते टाइम बहुत ध्यान रखा, लेकिन फिर भी क्या आप डैम श्योर हो कि आपसे कोई एरर नहीं होगा? श्योर हो? चांस है या नहीं है? अगर आपसे कोई एरर हो गया, क्या करोगे? पहला काम क्या करोगे आप? उस गलत स्पेलिंग को हटाओगे? नहीं, दो स्टेप में काम होगा। आप कैसे काम करोगे मेरे को बताओ, छोड़ दो साइंटिफिक तरीका। पहला काम क्या करोगे आप? उस गलत स्पेलिंग को, और फिर दूसरा काम क्या करोगे? सही स्पेलिंग को भरोगे। एक स्टेप में काम होगा, दो स्टेप में? पहला काम क्या करोगे और फिर उसको, यहां से 5' एंड से 3' एंड की तरफ डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करता हुआ आगे बढ़ रहा था। क्या कर रहा था? पॉलीमराइजेशन। क्या कर रहा था? यहां पर उससे कोई एरर हो गया, क्या हो गया? कोई क्या करेगा? आगे बढ़ जाएगा। फिर क्या करेगा? एरर को, वर्ड पकड़ लो, एरर को कौन सी एक्टिविटी से, कौन सी, कौन सी हटाएगा? तो वो आगे जाएगा, पीछे हटेगा। दोबारा बोलो, डायरेक्शन बोलो। 3' 3' अब उसने क्या किया? वापिस पीछे आया और इन न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया, बस काम खत्म हो गया। तो फिर सही, सही बोलो, कौन सी एक्टिविटी? डायरेक्शन बोलो। तो डीएनए पॉलीमरेज के पास कितनी साइड है? कौन कौन सी? इसने अपने पास न्यूक्लियस एक्टिविटी क्यों रखी है? करेक्शन एरर को, दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग, दैट इज कॉल्ड। तो बताओ प्रूफ रीडिंग हमेशा क्या होगी? 3' to 5' या 5' to 3'? 3' to 3' to 3' to
प्रूफ रीडिंग हमेशा, और पॉलीमराइजेशन हमेशा, प्रूफ रीडिंग हमेशा और पॉलीमराइजेशन हमेशा। डन। प्रूफ रीडिंग हमेशा और पॉलीमराइजेशन हमेशा। कोई डाउट? वन का यूनिक फीचर क्या है कि वन, जो वन है, वन 3 टू 5 के साथ साथ 5 टू 3 भी प्रूफ रीडिंग करता है। यार प्राइमर को हटाना भी तो प्रूफ रीडिंग है। प्राइमर है तो एरर ही ना, कंपल्सरी ही सही, एरर तो एरर है। एरर तो क्या प्राइमर एरर नहीं है? कंपल्सरी है, बट एरर तो प्राइमर बनना जरूरी भी तो है। बट यार एरर तो प्राइमर को हटाने के लिए प्राइमर को कौन सी एक्टिविटी रखी? कैसी न्यूक्लियस? 5 टू एक्सो। ये 5 टू 3 एक्सो न्यूक्लियस तीनों पॉलीमरेज के पास है या केवल वन के पास है? और ये वाली तीनों के पास, और ये वाली। क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, which of the following is a unique property, which of the following is a unique property of DNA polymerase first? Which of the following is a unique property of DNA polymerase first? पहला ऑप्शन 5 टू 3 polymerase। दूसरा ऑप्शन 3 टू 5 polymerase। थर्ड ऑप्शन 3 टू 5 एक्सोन्यूक्लियेज। फोर्थ ऑप्शन 5 टू 3 एक्सोन्यूक्लियेज। क्या क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए जो केवल डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास होनी चाहिए और किसी के पास। पहला ऑप्शन क्या है? 5 टू 3 पॉलीमरेज केवल 1 के पास है, सभी के पास है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 3 टू 5 ये कभी होती ही नहीं है, ये कभी। तीसरा ऑप्शन क्या है? 3 टू 5 ये केवल 1 के पास है, सभी के पास है। चौथा ऑप्शन क्या है? ये केवल किसके पास है? इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे फॉर्मेट में भी पूछ सकता हूं, लिखिएगा नहीं कोई। ऑप्शन दे विल रिमेन द सेम। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नॉट शोन बाय द डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। सेकंड कौन सी आ जाएगी? सेकंड छोड़ दो, बाकी तीनों एक्टिविटी फर्स्ट के पास है या नहीं है। अब मैं बात करता हूं 5 टू 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी। ये 1 के पास है, 2 के पास है, 3 के पास है, तीनों के पास ही है। अब मैं बात करता हूं 3 टू 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये 1 के पास है, 2 के पास है, 3 के पास है, सभी के पास है। तो ये तो लल्ला कॉमन प्रॉपर्टी है ना। ये तो जो कॉमन प्रॉपर्टी है उस पर क्यों टाइम वेस्ट करें, बार बार क्यों याद करें? सभी एंजाइम की पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी और प्रूफ रीडिंग। तो फिर 1 का यूनिक फीचर क्या? 5 टू 3 एक्सोन्यूक्लियस किसके पास है? और इससे केवल क्या हटाता है? प्राइमर। केवल क्या हटाता है? प्राइमर को हटाने के लिए 1 ने अपने पास 5 टू 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रखी है। केवल किसके लिए रखी है? प्राइमर को हटाने के लिए। प्रूफ रीडिंग हमेशा किस डायरेक्शन में आंसर जाएगा? 5 टू 3 या 3 टू 5? 3 टू
लेकिन प्राइमर को हटाने के लिए प्रूफ रीडिंग हमेशा, बट प्राइमर को हटाने के लिए ये वन की यूनिक प्रॉपर्टी है। ये वन की हेडिंग डलेगी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, पहला पॉइंट। ऑल्सो कॉल्ड कॉर्नबर्ग एंजाइम, also called Kornberg enzyme, as first of all discovered by the Kornberg. First of all discovered by the Kornberg. डीएनए पॉलीमरेज 1 को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? तो क्या कहते हैं इसे? कॉर्नबर्ग। ध्यान से सुनना, कॉर्नबर्ग वो पहला साइंटिस्ट था जिसने डीएनए का इन विट्रो सिंथेसिस किया था। क्या कहता है डीएनए का? विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ, ये आगे लिखेंगे हम, अभी नहीं लिखेंगे। सेकंड पॉइंट, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस एंजाइम is that unique property of this enzyme is that it also have 5' to 3' 5' to 3' exonuclease activity. By this activity, it remove the primer. By this activity, it remove the primer. ठीक है? Third point, also help in DNA repairing. Also help in DNA repairing. Also help in DNA repairing. ठीक है? ये लाला एक अजम्पशन माना गया था, अभी कोई नोट नहीं करेगा, बात सुनना मेरे ध्यान से। एक अजम्पशन माना गया था कि जब आरएनए से डीएनए का एवोल्यूशन हो रहा था, जब आरएनए से डीएनए का एवोल्यूशन हो रहा था, जब डीएनए की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा था ना, तो एक विशेष बात का ध्यान रखा गया कि डीएनए में कोई एरर ना आ जाए। क्यों? क्या डीएनए की सिंगल एरर भारी पड़ सकती है? सिकल सेल एनीमिया से बेहतरीन एग्जांपल और क्या हो सकता है? एक ही तो न्यूक्लियोटाइड गलत जुड़ा ना यार, कितना न्यूक्लियोटाइड गलत जुड़ा, वो जानलेवा साबित बन गया। कितना न्यूक्लियोटाइड गलत हुआ और वो जानलेवा साबित हो गया। तो मानते हैं, हाइपोथेटिकल एजम्पशन माना कि जब आरएनए से डीएनए का इवोल्यूशन हो रहा था तो डीएनए पॉलीमरेज को प्रूफ रीडिंग की पावर दे दी गई, ताकि कहीं कोई भी एरर आ जाए, कहीं कोई भी, तो डीएनए पॉलीमरेज उसको सही कर ले। डीएनए पॉलीमरेज उसको, और सेल साइकिल ने भी एक अपना विशेष पॉइंट रख लिया अपने पास, कि सेल साइकिल ने रेप्लिकेशन के बाद भी एक चेक पॉइंट रखा। याद आ रहा है सबको? रेप्लिकेशन के बाद भी एक चेक पॉइंट रखा कि रेप्लिकेशन के बाद पूरी सेल को द्वारा चेक किया जाए रेप्लिकेशन सही से हुआ या नहीं हुआ। अगर रेप्लिकेशन सही से नहीं हुआ तो उस सेल को आगे डिवाइड नहीं करने दिया जाएगा, उस सेल को वहीं उड़ाया जाएगा, वरना वो हमें उड़ा देगी। दिमाग लगाओ, अगर वो सेल डिवाइड कर गई, अगर वो सेल, तो सारी पुष्टि बिगड़ गई आगे की।
हेलो, आगे की सारी, और उस सेल को वहीं उड़ा दो, उस सेल को, सब सेफ हो गए। तो G2 to M भी तो एक मेजर चेक पॉइंट है ना यार। G2 to M भी तो एक है जहां चेक कर लिया जाएगा रेप्लिकेशन सही हुआ है या क्यों। 3.3 बिलियन, 3.3 बिलियन बेस पेयर है। 3.3, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में एरर का चांस हो सकता है या नहीं। लेकिन देखो साला रेप्लिकेशन की एक्यूरेसी, रेप्लिकेशन की एक्यूरेसी हाईली एक्यूरेट प्रोसेस है। फिर भी अगर कोई एरर हो भी गया बाई चांस कोई एरर, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 ने अपने पास क्या रखी हुई है, न्यूक्लियस तीनों ने रखी हुई है, लेकिन मेन प्रूफरीडिंग एंजाइम कौन है। तो 1 क्या करेगा, उस एरर को हाथों हाथ सही करेगा ताकि वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास ना हो। बहुत गहरा क्वेश्चन था यार कि 3.3 बिलियन बेस पेयर हर बार रेप्लिकेट हो रहे हैं, एक बार हो रहा है क्या हर राउंड में। तो एक्यूरेसी का सोचो, हाईली एक्यूरेट थी, लेकिन फिर भी बाई चांस कोई भी एरर अगर हो गया तो डीएनए पॉलीमरेज 1 ने अपना काम सही कर दिया या नहीं किया, कर दी। तो जो हमारे तीनों एंजाइम है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों में से जो हमारा फर्स्ट है, जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट इज द मेन प्रूफ रीडिंग एंजाइम, फर्स्ट इज द मेन, और जो थर्ड है, थर्ड इज द मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम। तो सेकंड क्या हो गया हमारा, लीस्ट रिएक्टिव। क्या सेकंड का रोल हमने कहीं ज्यादा पढ़ा। मेन प्रूफ रीडिंग किसका काम है और मेन पॉलीमराइजिंग कौन है। प्रूफ रीडिंग केवल फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों में ही है, लेकिन मेन प्रूफ रीडिंग का काम और मेन पॉलीमराइजिंग, मेन प्रूफ रीडिंग, मेन पॉलीमराइजिंग, इन तीनों के पास पॉलीमराइजेशन क्या 5 to 3, 3 to 5 और एक्सोन्यूक्लियस। तो 1 का यूनिक फीचर क्या बच गया, 5 to 3 व्हाट। लाला केवल 5 to 3 देख के असर मत कर देना, 5 to 3 व्हाट पूरा देखना, केवल 5 to 3 नहीं, 5 to 3 व्हाट वो केवल 1 के पास है, वो केवल। तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो दिमाग में था कि डीएनए पॉलीमरेज 1 ने अपने पास न्यूक्लियस एक्टिविटी रखी ही क्यों, बात समझ में आई। नाम तो पॉलीमरेज है, नाम तो, लेकिन इसके पास तो न्यूक्लियस एक्टिविटी भी। तैयार हो सारे बच्चे, बोल दूं। आरएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग की पावर, तो बताओ चेंजेस आने के चांस किस में ज्यादा रहेंगे। सबसे बड़ा कारण क्या कि आरएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग की पावर, डीएनए पॉलीमरेज के पास, आरएनए पॉलीमरेज के पास तो चेंजेस आने के ज्यादा चांस, म्यूटेशन की रेट ज्यादा। ये तो जिंदगी भर याद रहेगा कि हम झेल चुके हैं और झेल ही रहे हैं, झेल ही नए नए फॉर्म आती जा रही है। क्यों, कारण क्या है, ये आरएनए वायरस है। कारण क्या है ये, जिसके अंदर लगातार चेंजेस, ओमिक्रॉन की नई फॉर्म आ गई, शायद इसका भी नया वेरिएंट आ गया, आएंगे और आएंगे। क्यों, आरएनए वायरस है, सबसे बड़ी बात है। कैसा वायरस है, चेंजेस तो भी और, हाँ धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, लेकिन वेरिएंट तो भी और आएंगे, वेरिएंट तो भी। फाइनली क्या मानते हैं, कॉमन कोल्ड वायरस बन के रह जाएगा। फाइनली क्या माने, कॉमन कोल्ड वायरस बन के रह जाएगा। वायरस को खत्म करना बहुत मुश्किल है, ये बात हम जानते हैं सारे। वायरस को खत्म करना बहुत मुश्किल है। हाँ, कॉमन कोल्ड वायरस बनकर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, और हो सकता है उल्टा भी पड़ जाए यार। नहीं हो चांस है, क्या पता कोई स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन हो जाए, क्या पता कोई स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन हो जाए तो केस उल्टा भी पड़ सकता है। नहीं, हमने कंक्लूजन तो ये निकाला ना यार कि जो सेकंड वेव आई थी इसमें म्यूटेशन स्ट्रॉन्ग हुआ, और थर्ड वेव म्यूटेशन कोई वीक हुआ। तो सेकंड कितनी खतरनाक थी। देखो म्यूटेशन कोई गलत जगह हो गया, कोई स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन हो गया यार, उससे फॉर्म बहुत ज्यादा, कुछ भी कह लो यार उसको क्या कहें। और थर्ड में थोड़ा वीक पड़ गया, थर्ड में थोड़ा, आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं हो आगे, अभी नहीं, आराम से खत्म होगा। हाँ एक तो कहते तो या तो को वायरस वीक पड़ गया, या कहते तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी।
फैक्टर कुछ भी लगा दो, फर्क तो पड़ा है, फर्क तो। ये हमारा डीएनए वर्ल्ड कंप्लीट होता है। ये तो फील्ड ही ऐसा बन गया ना मॉलिक्यूलर बायो, जो नेवर एंडिंग फील्ड बन गया है। इस पे तो लगातार रिसर्च चलती रहेगी, तो नए नए वायरस आते ही रहेंगे। कि चाइना चुप थोड़ी बैठेगा, और बनेगा। अरे ये तो एक आया था ना कि बायोवार की शुरुआत है, ये तो एक तरह का, ये भी तो फंडा चला, ये तो बायोवार की शुरुआत है। चेंजेस तो आएंगे और आएंगे। देखो सर, 3 to 5 एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी क्या करता है सर? बेटा शाम को वीडियो देख लेना दोबारा। एक चीज को क्लास में 4 बार समझाते हैं, फिर क्वेश्चन वहीं रह जाता है। अब लाला अच्छे से मॉड्यूल पढ़ लेना, पूरा सारा पार्ट क्लियर हो गया। अब शुरू से लेकर डीएनए वर्ल्ड पूरा पढ़ लेना। कल आप रेप्लिकेशन से आगे का सारा पार्ट अच्छे से पढ़कर आओगे। फिर 5 मिनट में मैं आपको रेप्लिकेशन बता दूंगा कैसे याद रखना है, 5 मिनट मैक्सिमम। लेकिन कल पढ़कर आ जाओ सारा, मतलब कल मतलब जब भी क्लास आएगी हमारी, 5 मिनट में खत्म कराऊंगा कैसे काम करना है। आज भी करा सकता हूँ, लेकिन पहले एक बार तुम रीडिंग करो, फिर बताऊंगा कैसे काम करना है। ठीक है। आरएनए वर्ल्ड, डीएनए वर्ल्ड के बाद अब आएगा हमारा आरएनए वर्ल्ड। RNA was the first genetic material. RNA was the first genetic material, but it is not a good genetic material. But it is not a good genetic material because its reactivity is high, because its reactivity is high, hence less stable. Because its reactivity is high, hence less stable. चलो सारे बच्चे याद करके बताओ, आरएनए की रिएक्टिविटी हाई होने का कारण क्या था? एक्स्ट्रा 2' ग्रुप, याद है सबको? अगली लाइन, इट्स शुगर, इट्स शुगर, इट्स शुगर हैव an extra, its sugar have an extra 2' group. हाँ लाला, पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था, याद है सबको? तो राइबो शुगर से किसकी तरफ गए? रिएक्टिविटी को, ताकि स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी को ताकि स्टेबिलिटी। तो आरएनए से क्या बनाया गया? डीएनए में केवल एक ही काम किया गया, इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा डीएनए का और कोई काम? डीएनए खुद बिना आरएनए के डीएनए भी नहीं बना सकता। तो दिमाग लगो, बिना आरएनए की हेल्प से डीएनए भी, मतलब डीएनए इंडिपेंडेंटली कोई काम, हर एक काम के लिए डीएनए आरएनए पे डिपेंड है। प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए पे डिपेंड है, रेप्लिकेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, हर एक काम के लिए डीएनए किस पे डिपेंड है? उसके पास अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन कुछ भी उसको कल एक काम दिया गया, इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा और कोई काम
नेक्स्ट लाइन, rate of mutation in RNA is also high. हाँ, ये लाइन तुम जिंदगी भर याद रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक याद रहेगा कि आरएनए में म्यूटेशन की रेट ज्यादा है, क्योंकि हमने वो युग झेला है। झेला नहीं झेला, झेल रहे हैं, झेला है या झेल नहीं, ये तो जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ, आरएनए में म्यूटेशन की रेट, हाँ, हम वो युग देख कर आए हैं, हम वो युग। चलो बच्चे बोर्ड पर, आरएनए दो प्रकार का है, आरएनए दो प्रकार का है, एक होता है जेनेटिक आरएनए और एक, बोर्ड पर बाद में नोट करना। अगर आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है तो क्या कहेंगे? ये जो जेनेटिक आरएनए है, ये जो जेनेटिक आरएनए है, ये हमें कहां मिलता है? आरएनए वायरस। याद है सब बच्चों को? आरएनए वायरस के अंदर कुछ वायरस आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, HIV, कॉमन कोल्ड वायरस, ये फिर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, TMV, NQB, बैक्टीरियोफेज। इन चारों का आरएनए कैसा है? फिर दो स्पेसिफिक केस, कौन कौन सा? रियो वायरस और दूसरा राइस ड्वार्फ, इनका आरएनए। मतलब सीधा सा फंड है कि वायरस में हर तरह का जेनेटिक मटेरियल है। वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी है, डबल स्ट्रैंड डीएनए भी है, वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी है। वायरस को छोड़ दो, डीएनए हमेशा, आरएनए हमेशा, लेकिन वायरस को लें तो हर पॉसिबिलिटी है। वायरस में नॉन जेनेटिक आरएनए क्या करेगा? जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा या प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तीन तरह का आरएनए चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, कौन कौन सा? डन। हम पहले RNA, mRNA, tRNA तीनों का फुल डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन में हमें तीनों की फुल डिटेल चाहिए। ट्रांसलेशन समझने के लिए हमें तीनों की, तो हम पहले तीनों का फुल डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद जाके हम ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट शुरू करेंगे। एनसीईआरटी में बहुत कम है, बट हमें ट्रांसलेशन समझने के लिए इसकी फुल डिटेल चाहिए। नोट कर लो। सर इस बार कोविड वायरस पे भी क्वेश्चन आया था, तो क्या वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है? आपको डिजीज वाले सर बहुत अच्छे से समझा सकते बच्चे। इस बार कोविड वायरस पे क्वेश्चन आया था क्या? दूसरे स्टेट का एग्जाम कौन सा हुआ? तो स्टेट क्यों बोल रहे हो? कंट्री बोलो ना। नहीं बेटा, मेरे को नॉलेज नहीं दूसरे स्टेट के कौन से एग्जाम में आया है। हाँ आ सकता है, हम ये नहीं कह सकते कोविड पे क्वेश्चन नहीं आ सकता। हम तो मान के चलते हैं RT-PCR पे क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्योंकि RT-PCR हमने 2 सालों में डेली सुना है, डेली सुना ही सुना है RT-PCR। ठीक है, आ सकता है, कुछ नहीं पता इसका। यार इसकी आवाज थोड़ी सी दबी हुई है क्या? थोड़ी अजीब लगती है इसकी आवाज, भी हो रही है ना। चलो बच्चों, सबसे पहले RNA।
आरआरएनए। सबसे पहले आरआरएनए की फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए, फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए। 80% ऑफ टोटल आरएनए, 80% ऑफ टोटल आरएनए, लिखते चलेंगे साथ साथ। राइबोसोमल आरएनए 80% ऑफ टोटल आरएनए। मोस्ट abundant most stable and most primitive RNA, most abundant, most stable and most primitive RNA. Next line, structural as well as catalytic RNA. अंडरलाइन, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट लाइन, rRNA is the structural part of ribosome. rRNA is the structural part of ribosome. Various type of rRNA, various type of rRNA are found in the ribosome. Various type of rRNA are found in the ribosome. बोर्ड पर आ जाओ सारे बच्चे। ये सारा आप सब बच्चों ने पढ़ लिया, तो मेरे को सुना दो। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s और 80s, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक 70s में स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, 80s में स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। ओके, ये जो 70s राइबोसोम है, इसमें 3 तरह का rRNA। कितनी तरह का? वो है 16-5-23। 16-5 जो काम प्रो में 16-5-23 का, यू में वही काम 18-5-28 का। जो काम प्रो में, यू में वही काम। अब हमें देखना है कि राइबोसोम में कई तरह के rRNA क्यों हैं। कई तरह के rRNA, ये बताओ प्रोटीन सिंथेसिस के मैसेज कौन लेकर आएगा? बिल्कुल सही, mRNA। मैसेज कौन लाएगा? mRNA पर ये मैसेज किस फॉर्म में है? mRNA पर ये मैसेज किस फॉर्म में? इस कोडोन का जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या कहलाता है? और ये एंटी कोडोन किसके पास होता है? और ये टीआरएनए क्या लाएगा? अमाइनो। सही जा रहे हो, बोलते चलो, क्या लाएगा? इसका मतलब लाला, अमाइनो एसिड अपनी मर्जी से आएंगे या एज पर द कोडोन आएंगे? अपनी मर्जी से आएंगे कि एज पर द कोडोन आएंगे? मैसेज कौन लाएगा? इन द फॉर्म ऑफ का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस।
चलते चलो, एंटी किसके पास है, क्या लाएगा, अमाइनो एसिड अपनी मर्जी से आएंगे, एज पर द कोडोन आएंगे। इसका मतलब पहले एमआरएनए आएगा या पहले टीआरएनए आएगा, पहले फिर पहले फिर टीआरएनए क्या लाएगा, बिल्कुल सही, पहले कौन आएगा फिर क्या लाएगा। अब इन अमाइनो एसिड को आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दो। कौन से बॉन्ड से जोड़ दो, कौन से बॉन्ड से जोड़ दो, तो क्या प्रोटीन बन जाएगा या नहीं बनेगा। ये सारा का सारा काम, ये सारा का सारा काम किस पर होना है, राइबोसोम। किस पर होना है, किस पर होना है। क्या राइबोसोम से एमआरएनए आकर जुड़ेगा, क्या राइबोसोम से टीआरएनए आकर जुड़ेगा, क्या राइबोसोम को पेप्टाइड बॉन्ड भी बनाना है क्या, कितने काम करने हैं, सबसे पहले फिर और फिर, सबसे पहले, बिल्कुल आप जो बोल रहे हो वही बोलोगे, सबसे पहले फिर सबसे पहले फिर सबसे पहले फिर हर एक काम के लिए राइबोसोम के पास एक यूनिक आरआरएनए, एक यूनिक। तो अब बताओ एमआरएनए से जोड़ने का काम कौन करेगा, टीआरएनए से जोड़ने का काम, और फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम। तो बताओ राइबोसोम के पास एक तरह का आरआरएनए है या कई तरह के, और हर एक आरआरएनए का एक यूनिक, जो काम प्रो में 16-5-23 का, यू में वही काम। अगर मैं यू कैरियोड पूछ लूं तो एमआरएनए को जोड़ने के लिए, टीआरएनए के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड के लिए, क्वेश्चन ये ज्यादा आता, तुमको भी पता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रो में कौन, और यू में, प्रो में, यू में। दोबारा रिपीट करेंगे, मैसेज कौन लाएगा, अमाइनो एसिड, मैसेज कौन लाएगा, और अमाइनो एसिड मैसेज किस फॉर्म में है, का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसके पास है, क्या लाएगा, तो अमाइनो एसिड अपनी मर्जी से आएंगे, एज पर द कोडोन आएंगे, वो कोडोन किसके पास है। तो जब तक एमआरएनए नहीं आ जाता तब तक प्रोटीन बनना शुरू, याद आ रहा है सबको, जब तक एमआरएनए नहीं आता कौन सी प्रोटीन बनेगी, बिल्कुल सही, बोलो। यही टेक्निक तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपनाई है, तो यही काम तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में, अरे जिसकी प्रोटीन बनवानी है उसका एमआरएनए दे दो। अरे हमने थोड़ी कुछ नया किया है, हमने सारा वायरस से सीखा है। लगाओ बेटा दिमाग लगाओ, वायरस ने क्या किया, बैक्टीरिया में गया, हाँ हाँ सही जा रहे हो, बैक्टीरिया में वहां जाके अपने एमआरएनए भेजा, तो प्रोटीन किसकी बनी, किस में बनी, बट बनी किसकी, किस में बनी, मशीनरी किसकी है, बट प्रोटीन, बैक्टीरिया को क्या लग रहा है मेरी प्रोटीन बन रही है, बट बन किसकी रही है। यही गेम तो एचआईवी हमारे साथ खेल रहा है, मशीनरी किसकी है, बट प्रोटीन कौन बनवा रहा है, क्यों, एचआईवी अपना एमआरएनए भेजेगा, एचआईवी मशीनरी किसकी है, और प्रोटीन किसकी बन रही है, एचआईवी की। कौन सी प्रोटीन बनेगी ये डिपेंड करेगा एमआरएनए किसके, क्योंकि कोडोन किसके पास है, किसके पास है। तो यार राइबोसोम को एक काम करने हैं या राइबोसोम को कई काम करने हैं, राइबोसोम को एमआरएनए भी जोड़ने, राइबोसोम को, और राइबोसोम को पेप्टाइड बॉन्ड भी। तो हर एक काम के लिए राइबोसोम के पास एक यूनिक आरआरएनए, यूनिक। तो जो काम प्रो में, यू में वही काम। यहां तक याद कर लोगे बच्चे। एक छोटा सा पार्ट अलग से याद करना है, यू कैरियोड में एक और एक्स्ट्रा है, वो है 5.8s, ये अलग से याद कर ले, बाकी तो थीम में चलेगा। चलो बोलो ये कौन है, एस नहीं बोलना,
दोबारा बोलना। अच्छा एक काम करो, जीरो भी हटा दो। इवन एक तरफ ओड एक तरफ कंफ्यूजन है कहां? अब बोलो कंफ्यूजन है कहां? रट्टा मारे हैं पागलों जैसे, इसके रट्टे में भी 10 मिनट लगा रहे हैं। कहां कंफ्यूजन? अच्छा दोबारा बोलो एक बार। प्रो कर लो, यो तो यू हो गया। अब प्रो में क्या है? 16 5 23। तो जो काम, तो यार एक पॉइंट याद कर लो एक्स्ट्रा, 5.8 5.5 सब मेरे को ट्रांसलेशन में चाहिए। हो जाएगा क्या? हो गया तो नोट करो, फिर बैठे क्यों? ये वाला पार्ट, ये वाला बच्चे, ये कंपल्सरी है। वो तो आपको एक आउटलाइन समझाइए ट्रांसलेशन के लिए, केवल एक आउटलाइन है, कुछ पिक्चर दिमाग में क्रिएट हुई, ट्रांसलेशन कैसे होगा? केवल एक आउटलाइन है, नथिंग एल्स। आइए बोर्ड पर। यार ये डेकोरेशन का काम घर पे करो यार, है? तो दिल लगा के बैठ गया टॉपिक से। ये जो RRNA है बोर्ड पर, यहां ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, इस पेप्टाइड बॉन्ड को भी बनाने का काम कौन कर रहा है? तो क्या मैं कहूं कि यहां RRNA एंजाइम का काम भी कर रहा है? बोर्ड पर ध्यान दो सारे बच्चे। RRNA केवल राइबोसोम बना रहा है या RRNA पेप्टाइड बॉन्ड भी बना रहा है? तो RRNA केवल स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा है या RRNA स्ट्रक्चरल के साथ साथ कैटालिटिक रोल भी है? तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटालिटिक। अब एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी में तो RRNA में एक ही लाइन है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटालिटिक, स्ट्रक्चरल एज वेल एज। ये RRNA केवल राइबोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है या पेप्टाइड बॉन्ड भी बना रहा है? तो क्या मैं कह दूं RRNA एंजाइम का काम भी कर रहा है? जब RNA खुद एंजाइम का काम करता है तो ऐसे एंजाइम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जैसी लाला हमने राइबोसोम की डिस्कवरी की, राइबोसोम की डिस्कवरी की, हमारे स्टेटमेंट में, हमारी इंफॉर्मेशन में, हमारी नॉलेज में काफी कुछ चेंजेस आ गए। हम पहले कहते थे ऑल द एंजाइम आर द प्रोटीन, क्या कहते थे? आज हम क्या कहते हैं?
almost all enzyme are the protein after the discovery of राइबोजाइम जो थे, राइबोजाइम वाज द फर्स्ट एंजाइम, राइबोजाइम वाज द टू बी अपीयर ऑन द अर्थ। अच्छा बताओ, अर्थ में पहले कौन आया, आरएनए या डीएनए? कौन सा आरएनए? क्या इस आरएनए ने एंजाइम का काम किया क्या? क्या उस एंजाइम ने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया क्या? क्या पेप्टाइड बॉन्ड बनाने से प्रोटीन बनी क्या? और जहां से प्रोटीन बनी, हमने वहां से लाइफ की शुरुआत मानी। इवोल्यूशन याद करो सारे बच्चे, हमने लाइफ की शुरुआत कहां से मानी है? प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड बनना जरूरी है? और वो पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा? आर। तो हु इज द मोस्ट प्रिमिटिव, आरएनए, डीएनए या प्रोटीन? अर्थ पे सबसे पहले कौन आया? आरएनए ने क्या एंजाइम का काम किया? ऐसे एंजाइम को क्या कहा? राइबोजाइम ने कौन सा बॉन्ड बनाया? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने से क्या बनी? और हमने लाइफ की शुरुआत कहां से मानी? जहां से प्रोटीन बनी, जहां से। तो आरएनए केवल राइबोसोम बनाएगा या पेप्टाइड बॉन्ड भी बनाएगा? तो केवल स्ट्रक्चरल है या कैटालाइटिक भी है? तो ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज। नेक्स्ट लाइन, rRNA also work as a enzyme. rRNA also work as a enzyme. Such enzyme are called ribozyme. Such enzyme are called ribozyme. Next line. Ribozyme was the first enzyme. Ribozyme was the first enzyme to be appear on the earth. Ribozyme was the first enzyme to be appear on the। तो ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है यार, आरआरएनए द स्ट्रक्चरल एज वेल एज। बस उसी पार्ट को समझाने के लिए सारा है। केवल राइबोसोम बनाएगा या पेप्टाइड बॉन्ड भी बनाएगा? फंक्शन, फंक्शन। पहला, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा, बाइंडिंग ऑफ mRNA and tRNA। बाइंडिंग ऑफ mRNA and tRNA with the राइबोसोम। हाँ बच्चों, अभी बताया मैंने, आरआरएनए कितना काम कर रहा है? 3 काम। सबसे पहले किसको जोड़ेगा, फिर और फिर। तो एमआरएनए कहां से जुड़ेगा? कि एमआरएनए को जोड़ने के लिए क्या 16, और डायग्राम चेक करो अपना, 16 कहां पर है, चेक कर लो। स्मॉल। टीआरएनए को जोड़ने के लिए कौन है, चेक कर लो, 5 क्या है, डायग्राम चेक कर लो। तो एमआरएनए किससे जुड़ेगा, और टीआरएनए। तो कितने काम कर रहा है यहां आरआरएनए? 2 काम या 3 काम? पहला काम एमआरएनए को जोड़ना, दूसरा काम, और तीसरा काम पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। अब एक स्पेशल पॉइंट, इन प्रोकैरियोट
rRNA is synthesized in cytoplasm, but in eukaryote, rRNA is synthesized in nucleolus, but in eukaryote, rRNA is synthesized in nucleolus except 5S. Next line. 5S is extranucleolar but intranuclear. 5S is extranucleolar but intranuclear in origin. हाँ लाला, सेल बायो में आपने ये बात पढ़ी होगी, न्यूक्लियोलस इज द राइबोसोम फैक्ट्री. न्यूक्लियोलस इज द. अब हमें वो चीज कंसर्न करनी है. पहली बात, प्रो में कोई डाउट? प्रो में तो न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस जैसी कोई स्ट्रक्चर, तो प्रो में कहां बनेगा सर? साइटोप्लाज्म. अब आ जाओ यू में. यू में आरआरएनए बनाना किसका काम है? बोर्ड पे ध्यान देना. ये जो रेड कलर में दिखाया मैंने, क्या है ये? न्यूक्लियोलस में क्या बनता है? एक 45S आरआरएनए. क्या बनता है? ये 45S आरआरएनए स्प्लिट होकर क्या बनाता है? 18, 5.8 एंड 28. क्या बनाएगा? तो यार ये जो 18 है, 5.8 है और 28 है, कहां बना? न्यूक्लियोलस के अंदर या बाहर? न्यूक्लियोलस के. लेकिन 5S न्यूक्लियोलस के अंदर या बाहर? बाहर बनकर कहां आया? न्यूक्लियोलस के अंदर या बाहर? बट न्यूक्लियस के एक्स्ट्रा. बट यहां कंफ्यूजन आता है. डायग्राम में आओ, 5S पे ध्यान दो. न्यूक्लियोलस के अंदर या बाहर? बट डन. अब ये जो 18S है, 18S तो क्या बना लेगा? स्मॉल सब यूनिट. क्या बनाएगा? और ये तीनों मिलकर तो कहां बने ये सब? न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोलस में? कहां बने? न्यूक्लियोलस से निकलकर कहां आएंगे? साइटोप्लाज्म में. ये दोनों यूनिट जुड़कर क्या बनाएगी? और इस राइबोसोम पर अब क्या बनेगी? प्रोटीन. क्या बनेगी? प्रोटीन हमेशा किस पर बनेगी? क्लियर? राइबोसोम बनाने के लिए क्या चाहिए? और आरआरएनए बनाना किसका काम है? अगर एक सेल में प्रोटीन की डिमांड ज्यादा है
तो राइबोसोम की डिमांड, आरआरएनए की डिमांड, सीधा फर्क किस पे पड़ेगा? आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन याद आ गई? लार्ज एंड मोर न्यूक्लियोलस, large and are found in those cell actively engaged in the द्वारा बोलो प्रोटीन किस पर बनेगी? राइबोसोम बनाने के लिए क्या चाहिए? और आरआरएनए कौन बनाएगा? अगर प्रोटीन की डिमांड बढ़ेगी तो इसका सीधा फर्क किस पर आएगा? सीधा फर्क किस पर आएगा? सीधा फर्क किस पर आएगा? आई बात समझ में? कैसे है वो लाइन? डन? पक्का? कहां बनेगा आरआरएनए? न्यूक्लियोलस में या न्यूक्लियोलस के बाहर? यार जनरल आंसर में कभी एक्सेप्शन नहीं आता। जनरल आंसर में कभी यू कैरियोड में आरआरएनए कहां बनता है? एक्सेप्ट, कुछ नहीं पूछा आपसे, व्हाट इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए इन द यूकैरियोट? एक्सेप्ट। अगर 5s देकर पूछ लिया तो कंसीडर होगा ना यार, ऐसे थोड़ी कंसीडर होगा। कब कंसीडर होगा? जब 5s दिया जाएगा। 5s इज इट क्लियर? पक्का? चॉइस आपकी बच्चे बनाना चाहो तो बनाओगे? बड़े ठीक हो यार, चलो बना लो बस, और नहीं करेंगे आज।